तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि हमने बिहार एसएससी का जो 75 प्लस क्वेश्चन का सेट कराया था, उसके आगे का ये सीरीज़ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आगे वाला में क्या है, किस तरह के प्रश्न थे और कितना हम लोगों को लेवल तक पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ है प्रश्न कि 28 नंबर है कि 88 नंबर कि महिला एकल बैडमिंटन विंडलम चैम्पियनशिप 2017 किसने जीता। तो मेरे दोस्त ये जो है ये उस टाइम का है, और करंट अफेयर को हम बार बार करें कि उस टाइम के करंट अफेयर का आज के टाइम में कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम स्किप करते हैं। ऐसे आंसर के लिए आपको बता दें कि उसका आंसर था उस समय ऑप्शन सी। क्या था मेरा दोस्त? तो ऑप्शन सी था उस समय। आंसर ही मेरा ये होगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। लिखा है कि बलवंत राय मेहता समिति कब नियुक्त हुई थी। तो देखिए बलवंत राय मेहता समिति जो है वो 1957 में उसका गठन किया गया था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो 1957 दो दिया है, दिसंबर में, जनवरी में। तो मैं बता दूं मेरे दोस्त कि ये 1957 के शुरुआती महीना में यानी कि जनवरी में इसका गठन किया गया था। यानी ऑप्शन कौन सा होगा मेरा सही? ऑप्शन बी सही होगा। 16 जनवरी 1957 को इसकी स्थापना हुई थी। याद रखिएगा 16 जनवरी 1957 में इसका गठन किया गया था बलवंत राय मेहता समिति का। ठीक है, तो अगला देख लीजिएगा। अगला है कि राइजोम का उदाहरण कौन सा है। राइजोम का उदाहरण, तो मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त कि राइजोम का उदाहरण जो है ये अदरक जो होता है ना, अदरक की प्रजाति, तो अदरक जो होता है वो राइजोम का उदाहरण होता है। तो यानी ऑप्शन मेरा कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखिएगा कि भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कोयले के उत्पादन में एक होता है, एक होता है भंडार में। कौन सा? एक होता है भंडार और एक होता है उत्पादन। तो दोनों दो चीज़ होते हैं मेरे दोस्त, इस चीज़ को याद रखिएगा आप। ठीक है, उस समय के टाइम की बात अगर हम करें तो कोयले का उत्पादन में सबसे प्रमुख राज्य था उस समय के टाइम में। ठीक है, उस समय का टाइम था छत्तीसगढ़। कौन सा था मेरा? छत्तीसगढ़ था। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में मैं आपको बता दूं कि आज के टाइम में कोयले के उत्पादन में प्रमुख राज्य जो है मेरे दोस्त वो है झारखंड। आज के टाइम में यानी कि 2024 की हम बात करें, 2024 में कोयले के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये है झारखंड। लेकिन परीक्षा कालीन उस समय के कौन सा था? तो उस समय था छत्तीसगढ़। ठीक है, और आपको बता दें कि अगला जो है कि भंडारण में, तो भंडार में आज के टाइम पे, ठीक है, 2024 के टाइम पे भंडारण की दृष्टि से सबसे ज़्यादा भंडार कोयले का अभी कहाँ पड़ता है? तो भंडार में पड़ता है उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है मेरे दोस्त? उड़ीसा में। भंडार में उड़ीसा, उत्पादन में झारखंड, आज के 2024 के अपडेट की तरह। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देख लीजिएगा। और अगला प्रश्न मेरा क्या होगा, इस चीज़ को देखिएगा। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए आकृति श्रृंखला में सही अगली आकृति का चयन कीजिए। यानी कि आगे जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें अगला आकृति कौन सा आएगा, अगर जिस हिसाब से ये चल रहा है उस हिसाब से कौन सा अगला आने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त। अगला जो है, जैसे ये देखिए पहले ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, तो इसके बाद वाला क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि फिगर के अकॉर्डिंग कि ये जो है गोल वाला जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। यानी गोल वाला जो है ना वो डंडी वो इस तरह से घूम रहा है। सॉरी, गोल वाला डंडी किस तरह से घूम रहा है मेरे दोस्त? तो गोल वाला डंडी इस तरीक़े से घूम रहा है। ठीक, और ये जो तीर वाला है वो किस तरीके से घूम रहा है? तो वो घड़ी की दिशा में, एक घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है और एक घड़ी की दिशा में घूम रहा है। तो उस हिसाब से ये जो है गोल वाला वो 90 डिग्री घूम रहा है। कितना घूम रहा है? 90 डिग्री। और ये जो है 45 डिग्री घूम रहा है। ठीक है, और इस दृष्टिकोण से ये इधर घूमा एंटी क्लॉकवाइज गोल वाला, और ये घूमा क्लॉकवाइज 45 में, तो ये बना। फिर इसने क्या किया कि फिर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमा नीचे और ये घूमा तो सीधा हो गया। अगले बार जो होगा ये वाला घूमेगा ऐसे। ठीक है, ऐसे माने इस डायरेक्शन में आ जाएगा ऐसे गोल वाला यहाँ, और उसके बाद ये जो आएगा ये वाला आएगा ऐसे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा मेरे दोस्त? तो ऑप्शन होगा सी, आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। तो अगला प्रश्न मेरा क्या है? अगला प्रश्न है हमारा कि मूल रूप से कौन सा कोरल मूंग द्वीप है? कोरल मूंग द्वीप है। तो ऑप्शन आगे बता दें कि इन सभी में गल्फ द्वीप, सेंट हेलेना द्वीप,
ट्रिस्टा डा कुम्बा द्वीप, ये सभी के सभी ज्वालामुखी द्वीप होते हैं। यानी कि बोरानो द्वीप जो है ना, ये मूंगा द्वीप है, यानी कोरल मूंग द्वीप है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिएगा मेरे दोस्त। अगला प्रश्न है कि मिजोरम राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया था। तो मिजोरम जो है आपको बता दें 1987 में, कब मेरे दोस्त 1987 में देश का 30वां राज्य के रूप में ये बना था मिजोरम। कब 1987 में, 1987 में यह भारत का 23वां राज्य बनकर उभरा था मिजोरम। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि किस शहर को महलों का शहर कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, महलों का शहर। तो मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं कि महलों का शहर कहा जाता है कोलकाता को, यानी मेरा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, और भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। तो मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, और सुपर प्रसारित नगर जो होता है वो मेरा चेन्नई को कहा जाता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा कि सोल्डर मिश्र धातु में से किन धातुओं से बना है। यानी सोल्डर मिश्र धातु निम्न में से किस धातुओं से बना है। तो सोल्डर जो होता है ना मेरे दोस्त, सोल्डर जो होता है वो बना होता है टीना का और सीसा के मिश्र धातु का। टीन एंड सीसा के मिश्र धातु से बना होता है। इस बात को याद रखिए। यानी सही ऑप्शन मेरा कौन सा होगा, ऑप्शन ए मेरा सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगला प्रश्न देख लीजिए। और ये बात का ध्यान रखिएगा कि हमको कितने तक जा करके पढ़ाई करनी है, कितने डेप तक। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस स्थान से शुरू किया गया था। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, यह किस स्थान से शुरू किया गया था। तो मैं आपको बता दूं कि 2011 में, कब 2011 में बांसवाड़ा जो राजस्थान का एक जगह है वहाँ से शुरू किया गया था। और ये शुरू किया गया था सोनिया गांधी जी के द्वारा। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लीजिएगा। और अगला प्रश्न हमारा क्या होने वाला है, इस चीज़ को देखिएगा। चलिए तो अगला प्रश्न को देख लीजिए। थोड़ा हम इसको जूम कर देते हैं ताकि दिखने में दिक्कत ना हो आपको। ठीक है, तो अगला प्रश्न को देखिएगा मेरे दोस्त। तो अगला प्रश्न है देखिए 98 नंबर क्वेश्चन है। 98 नंबर क्वेश्चन है कि कितने वर्ष में 1000 रुपये की धनराशि, ठीक है, का प्रति वर्ष 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 331 रुपया हो जाएगा। ऐसे तो देखिए ये जो प्रश्न है चक्रवृद्धि ब्याज का, ये सीधा इतना फेमस क्वेश्चन है कि इसका सीधा आंसर होता है कि जब 1000 मूलधन होता है और 1331 रुपया अगर मिश्रधन होता है तो समय सीधा 3 वर्ष होता है। ये बनाते इतना प्रैक्टिस में हो जाता है कि ये याद है सीधा कि इसका 3 वर्ष आंसर होगा। ठीक है, बाकी आप मिश्रधन के सूत्र लगाइएगा तो पर भी यह बन जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा मेरे दोस्त, तो 3 वर्ष होगा। ठीक, सरस्वती सम्मान 2016 देखिए ये उस समय का करेंट अफेयर है और हम इसको स्किप करते हैं। अगला चलिएगा। अगला है कि भारत में राष्ट्रीय मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है। तो ये मेरे दोस्त पड़ता है मुंबई में। ठीक है, जितने भी बिजनेसमैन का जो होता है वो कहाँ पड़ता है, मुंबई में पड़ता है। अब देखिए अगला प्रश्न को देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया था। तो देखिए जो व्यक्ति अगर इस चीज़ को नहीं जानता होगा तो वो मिडिल जानता ही नहीं, समझिए। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण जो है शुरू करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और उसको पूरा किया था किसने, इल्तुतमिश ने पूरा किया था। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि यदि एक परिवार में प्रत्येक पुत्री को समान संख्या में भाई हैं जितने बहनें हैं, संख्या में भाई हैं जितनी बहनें हैं, तथा प्रत्येक पुत्र को भाई की संख्या से दुगने बहनें हैं, तो परिवार में कितने पुत्र हैं। मेरे दोस्त ये प्रश्न वाकई में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको इस चीज़ को बता देता हूँ। ये प्रश्न एक बार में तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, एक बार में ये प्रश्न समझ में ही नहीं आएगा। तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा और थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि हम कैसे इसको बनाते हैं। तो देख लीजिए, जैसे मान लिया जाए कि मान लेते हैं कि पुत्री जो है उसकी संख्या है, पुत्री को हमने लिखा है डॉटर, चलिए डी से। ठीक है, और सन को लिखा यानी पुत्र को लिखा हमने किससे, तो हम पुत्र को लिखा एस से। अब यहाँ प्रश्न के अकॉर्डिंग कह रहा है कि
प्रत्येक पुत्री को समान संख्या में भाई हैं, ठीक है। अगर पुत्री डी है, अगर मान लिया जाए कि 3 बहन है और उसमें से एक बहन से अगर ये पूछा जाए कि तुम्हारी कितनी बहन है, तो कितना बताएगी मेरे दोस्त, तो वो बताएगी कि मेरी 2 बहन हैं, ठीक है। तो संख्या जो है एक कम करके ही वो बताती है, तो ठीक है। इस कंडीशन में भी वही बात है कि पुत्री की संख्या जो है यहाँ पर वो प्रत्येक, यहाँ लिखा है कि पुत्री को समान संख्या में भाई हैं जितने की बहनें हैं, माने एक पुत्री को उतना ही भाई है जितने बहनें हैं। अगर पुत्री की संख्या डी है टोटल, तो डी में से एक घटा देंगे क्योंकि खुद तो नहीं रहेगी, और ये किसके बराबर होगा मेरे दोस्त, तो ये होगा एस के बराबर, ठीक है। उसी तरह से दूसरे लाइन में पढ़िएगा, तथा प्रत्येक पुत्र को भाई की संख्या से 2 बहनें हैं। प्रत्येक पुत्र को, यानी कि पुत्र अगर एस है तो उसमें से एक घटा दीजिएगा, और प्रत्येक 2 से गुना इंटू में के बराबर में कोची मेरे दोस्त, तो डी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और इसको हम सोल्व कर देंगे, जो मेरा आंसर रहेगा वो हो जाएगा आंसर। तो चलिए यहाँ से ही अगर हम सोल्व कर दें तो हम क्या करेंगे कि डी की जगह क्या लिखेंगे, इस वाले इक्वेशन से अगर हम उठाते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको, कि अगर इस वाले इक्वेशन से अगर हम इसको उठाते हैं तो एस डी बराबर क्या हो जाता है, s+1, तो यहाँ पर लिख देंगे s+1, यहाँ 2 से गुना करेंगे तो 2s प्लस में 2, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा s प्लस में 1, ठीक है। अब बैलेंस करके आप कर लीजिए, तो देखिए ये s इधर से जाएगा, ये 2s में से s घटेगा तो s बचेगा, केवल s बचा, और ये माइनस है, सॉरी यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, ठीक है, यहाँ माइनस है, तो 2 इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस, यानी s बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 3। यानी कि टोटल कितने पुत्र हैं, यानी कि तो टोटल पुत्रों की संख्या है उसके पास 3, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देख लीजिएगा, और अगला प्रश्न हमारा होगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, तो अगला प्रश्न हमारा है, देख लीजिएगा कि बिहार में पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य ने अपना इस्तीफा किसे सौंपा, ठीक है। ये प्रश्न को ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, उस वाले प्रश्न में शायद मुखिया था कि किसको देता है, और इसमें यहाँ है कि पंचायत समिति किसको देता है। तो मैं आपको बता दूं, पंचायत समिति जो है, पंचायत समिति के प्रधान को वो अपना त्याग पत्र देता है। लोग इस चीज़ को भी ध्यान रखिए कि पंचायत समिति का जो सदस्य होते हैं वो अपना इस्तीफा किसे देते हैं, तो वो अपना इस्तीफा देते हैं पंचायत समिति के प्रधान को अपना इस्तीफा देते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न होगा, देखिएगा अगला प्रश्न है हमारा कि चाय की पत्ती के इलाज के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, मैंने किसका प्रयोग किया जाता है। तो मेरे दोस्त देखिए, चाय की पत्ती के इलाज के लिए जो होता है, इसमें जो भी चीज़ आपको फैक्ट दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि वायरस का तो यूज़ नहीं हुआ, कवक नहीं, चूँकि पत्ती में कवक नहीं होते हैं, कवक उसको ख़राब कर देगा फिर, ठीक है। शैवाल नहीं होते हैं, ठीक है। तो कौन सा होगा मेरे दोस्त, सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जीवाणु के किण्वन से चाय की पत्ती का फ्रेशनेस किया जाता है। तो इस तरीके से मेरा आंसर सी होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा कि नीचे दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको लुप्त संख्या बताना है कि कौन सा होगा। देखिए सबसे पहले कि इस चीज़ को जरा आप ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर हम कह दें कि पहले क्या हुआ कि पहले इसने ये 3 को 3 से गुना किया, 3 को 3 से गुना किया, ठीक है। तो 3 को 3 से गुना किया गया तो कितना हो गया मेरे दोस्त, तो 9 हो गया। ध्यान दीजिएगा, 3 को 3 से गुना किया, यानी कि 3 × 3 इक्वल टू कितना हो गया, 9, जो कि इधर लिखा है ये वाले डब्बे में, ठीक। अब इधर क्या करता है कि 9 × 3, 9 × 3, या आप कह सकते हैं 3 × 9, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो 9 × 3 या 3 × 9, तो 3 ये वाला और 9 इसके अंदर वाला, तो 9 ये कितना हो गया, या 27, जिसको इसने क्या लिखा है, तो यहाँ लिखा है, ठीक है। इसी तरीक़ा से अब गुना इधर से हुआ है, अब आप इधर से गुना कीजिए, ठीक है। तो 9 से इधर से गुना कीजिएगा तो 9 तिया क्या हुआ, 27, 27 पे तो यहाँ हो गया, और 9 9 क्या होगा, 81, यानी कि 9 × 9 × क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 81, यानी सही आंसर मेरा क्या होगा, 81, ठीक है। चलिए इसी तरह से अगला प्रश्न को देख लीजिएगा, और सारे प्रश्नों को आप ज़रूर से ज़रूर प्रयास करिएगा, और कितना तक पढ़ना है इस बात का ज़रूर मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि कौन करेंट गर्म प्रकृति की है। करेंट का मतलब हो गया कि कौन सा हवा, क्योंकि ये सभी के सभी जो होते हैं ना, ये हवा के प्रकार होते हैं, ठीक है। वेनेजुएला, कैनारी, फॉकलैंड, ये सभी के सभी मेरे दोस्त बता दें हम आपको कि ये सभी जो होते हैं ना, वेनेजुएला, ठीक है, कैनारी और फॉकलैंड, ये जो होते हैं ये ठंडी जलधारा है, क्या है,
ठंडी जलधारा है, आपको बता दें ठंडी जलधारा है, ठीक है। और ये सभी के सभी पड़ता है कहाँ, तो अटलांटिक महासागर में ये बहती हैं। और रेनल जो होता है ये गर्म वो प्रकृति की धारा है। तो इसलिए आंसर कौन सा होगा मेरे दोस्त, तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा मेरा सी, रेनल, ठीक है। अगला देख लीजिएगा कि संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है। ये तो आपको पता ही होगा कि संपूर्ण मानव शरीर में 206 हड्डियाँ पाई जाती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है मेरा, पहले देख लीजिए प्रश्न यहाँ है, ऑप्शन अगले वाले में होगा, बाद में देख लीजिएगा कि भारत से बौद्ध धर्म की शुरुआत, ठीक है, भारत से बौद्ध धर्म की शुरुआत कश्यप मतंग ने किस वर्तमान क्षेत्र से की थी। आपको ये बताना है कि कहाँ से उन्होंने शुरू किया था। तो मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं कि उन्होंने शुरू किया था, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, उन्होंने शुरू किया था चाइना से। कहाँ से शुरू किया था मेरे दोस्त, तो वो शुरू किए थे चीन से, ठीक, क्योंकि वो वहीं उसी क्षेत्र के रहने वाले थे। तो आंसर मेरा सही कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त, आंसर होगा मेरा सही ऑप्शन ए, यानी कि कहाँ से किए थे, तो चीन से किए थे, चाइना से किए थे। अच्छा चलिए अगला देख लीजिए। अगला है अपने प्रश्न कि एक निश्चित कोड भाषा में ओरल को 3196 लिखा जाता है, तो नोवर को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो पहले मैं आपको दोस्त बता दूं कि जैसे देखिए मैं ओरल लिखा है, ओ का कितना होता है, तो ओ का होता है 15। मेरे भाई याद रखिएगा, नंबर ज़रूरी है, ABCD का नंबर ज़रूरी है एकदम। ओ का होता है 15, ठीक है। आर का होता है 18, ए का होता है 1 और एल का होता है 12, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों को मिलाकर उसने क्या लिखा है 3196। तो देखिएगा इसको आप जोड़िएगा तो कितना होगा, 5 और 1 6, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 9, ये 1 का 1 और ये 3, ठीक है। अब इसी को रिवर्स लिखा है उसने, क्या किया है रिवर्स लिखा है, पहले 3 लिखा है, फिर 1 लिखा है, फिर 9 लिखा है, फिर 6 लिखा है। तो इसी हिसाब से मेरे दोस्त अगले वाले भी हो जाएगा। जैसे एन का क्या होता है, तो एन का होता है 14, ठीक है। एन का क्या होता है, तो एन का होता है 14। आप ओ का क्या होता है, तो ओ का होता है 15, ठीक है। भी का क्या होता है, तो भी का होता है 22, ध्यान दीजिएगा, भी का होता है 22। अगला है कि ई का कितना होगा 5 और आर का कितना होगा, तो आर का होगा 18। तो मेरे दोस्त फिर उसी तरह से कर लीजिएगा, ये 14 है तो 4 और 1 5, 5 और 1 6, 2 2 4, 5 का 5 और 8 1 9। तो इधर से स्टार्ट कर दीजिए, 9 5 4 6 5, 9 5 4 6 5, 9 5 4 6 5, यानी आंसर कौन सा होगा मेरे दोस्त, आंसर बी होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लीजिए कि अगला प्रश्न क्या है और किस तरह से पूछा जाता है, हमको कितना प्रयास करना है, कितना प्रैक्टिस रखना पड़ेगा वहाँ बनाने के लिए, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न लिख दीजिए कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए, जो सबसे अलग है उसको चुनना है, ठीक है। जैसे लिखा है अगस्त जुलाई जून मई। आपको मैं बता दूँ दोस्त कि जैसे अगस्त जुलाई और मई ये जो होते हैं ये 31 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, ये जो होते हैं अगस्त मई और जुलाई ये कितने दिन का होता है मेरे दोस्त, तो ये होते हैं 31 दिन का, ये 31 दिन का होता है। लेकिन यहाँ जून जो होता है वो कई दिन का होता है, 30 दिन का होता है। यानी सबसे डिफरेंट कौन सा है, तो यह आंसर हो जाएगा मेरा जून, यानी कि जून सबसे अलग होगा, ठीक है। तो अगला देखिएगा मेरे दोस्त, ये अगला क्या है, तो अगला प्रश्न है हमारा कि एक दुकानदार ने 20% की हानि पर 1600 रुपया में एक साइकिल को बेचा। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए साइकिल को किस कीमत पर बेचना होगा। मेरे भाई ये तो आप अगर प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज या मैथ का कोई भी प्रश्न अगर सही तरीक़ा से जैसे हम बना रहे वैसा सीखना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़िए और मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए कि इसका क्या होगा। तो देखिए उसको 15% लाभ पर कितना में बेचना चाहिए, बस यही है। तो बेचा कितना में है भाई, बेचा है 1600 में, 1600 में बेचा तो कितने की हानि हुई 20% का, यानी बेचा कितने में 80 में। और उसको क्या चाहिए, लाभ चाहिए 15 का ना, तो 115। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, जो होगा वो मेरा आंसर होगा। तो देख लीजिए 18 दूनी के 160 हो गया, यानी कि 20 बार में ये कट गया। 18 दूनी 160 20 बार में कट गया। और 115 दूनी कितना होता है, तो 230 होता है, 230
और एक जीरो है तो एक जीरो बैठा दीजिए, यानी टोटल मेरा CP कितना हो जाएगा 15% लाभ के लिए। तो 15% लाभ के लिए उसे 2300 रुपये में बेचना होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए अगला देख लीजिएगा। अगला मेरा प्रश्न होगा, ध्यान दीजिएगा कि दिए गए विकल्पों में से विषम को बताना है कि कौन सा इसमें विषम है। तो मेरे दोस्त ये तो देखने से ही पता चल रहा है। जैसे 27 क्या है भाई, तो 27 3 का क्यू करेंगे तो 27 आएगा, ठीक है। 5 का क्यू करेंगे तो 125 आएगा, ठीक। 6 का क्यू करेंगे तो 200, मतलब 11 का क्यू करेंगे तो 1331 आएगा, ठीक। लेकिन 16 नहीं आएगा, यानी सबसे अलग कौन सा हुआ मेरे दोस्त, तो 16 सबसे अलग होगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न को देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि जिस प्रकार मत्स्य विज्ञान का संबंध मछली से है, उसी प्रकार जरा विज्ञान का संबंध किससे है, जरा विज्ञान। तो जरा विज्ञान किसको कहा जाता है मेरे दोस्त, तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम इसको डिफरेंट करना चाहें तो क्या हो सकता है आंसर। तो देखिए अनुवांशिकता का अध्ययन जरा विज्ञान कहलाता है, बिल्कुल नहीं कहलाता है, ये तो नहीं हुआ पहला। दूसरा अमाशय का नहीं होगा, रक्त का ये तो बिल्कुल भी नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा, तो वृद्ध का अध्ययन जो होता है उसको जरा विज्ञान कहा जाता है। यानी सही ऑप्शन का आंसर होगा, तो सही ऑप्शन मेरा डी होगा, ठीक है। चलिए संख्या हेतना से कितनी गुनी अधिक है। देखिए 0.3 जो है वो 0.003 से कितना गुना है। तो मेरे देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद कै गो अंक है, एक गो, यहाँ दशमलव के बाद 3 गो है, तो एक गो से तो एक गो कट जाएगा, तो बाकी कै गो 2 गो, यानी कि सीधा समझ लीजिए कै गुना है, वो 100 गुना है। यानी कि सही आंसर मेरा क्या होगा, 100 गुना, यानी कि ऑप्शन डी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। आगे मेरा प्रश्न है कि 6 पुरुष का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक आदमी जिसका वजन 60 किलोग्राम है के स्थान पर नए आदमी को शामिल किया जाता है। तो नए आदमी का वजन क्या होगा। ये बहुत ही सिंपल सा टाइप का प्रश्न है, ठीक है, बनाने का। अब देखिएगा कि ये क्या होता है। तो मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं कि जब भी आने वाला, यानी कि समूह में आने वाला हो, ठीक है, समूह में कोई आए या समूह से कोई बाहर जाए, तो उसका जब उम्र बताना होता है और औसत से रिलेटेड होता है, तो देखिए क्या होता है। तो उसका होता है कि टोटल संख्या कितना है, तो 6। वृद्धि कितनी की हुई भाई, तो 1 का वृद्धि हो रहा है। अब पहले वजन कितना था उसका, तो पहले का वजन था 60, तो बस 6 कम 6 और 60 कितना हो गया मेरे दोस्त, 66। यानी आने वाले व्यक्ति का, नए आदमी का क्या होगा वजन, तो 66 kg होगा। और ऑप्शन मेरा कौन सा सही होगा, ऑप्शन मेरा बी सही होगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखिएगा आप। अगला प्रश्न हमारा, देखिए हम सारे प्रश्नों का व्याख्यान कर रहे हैं, आप ज़रूर इस चीज़ को सीखिएगा, ठीक है। और आपको अगर दिक्कत हो रही है तो आप हमसे जुड़िए और हम सारे चीज़ आपको मैथ और रीजनिंग का सॉल्व करा देंगे। चलिए आगे देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है। तो मेरे दोस्त आपको बता दें कि पहले से बढ़ गया है कार्बन डाइऑक्साइड। पहले 0.03 हुआ करता था, लेकिन अब 0.03 से बढ़कर 0.039% हो गया है, ठीक है। आगे देखिएगा 117 कि एम भाई है एन का। देखिएगा एम जो है, एम भाई है, ठीक है, किसका भाई, तो एन का भाई है एम। तो ये इधर से तीर इधर, मैंने भाई को, और ये प्लस है, भाई है तो प्लस है, ठीक है। एन का, एम भाई है एन का, पी माता है एम की। पी जो है किसकी माता है भाई, एम की। देखिए जनरेशन जो होता है ना, ये पाई देने का मतलब है कि एक जनरेशन ऊपर है, यानी माता पिता हमसे एक जनरेशन आगे होते हैं, इसलिए ऊपर रहेंगे, और जो हमारा पीछे रहेगा वो नीचे रहेगा। तो देखिए पी माता है एम की, ओ पिता है के का, ओ पिता है किसका, तो ए पी माता है एम की, ओ पिता है के का। ओ किसका पिता है, तो के का पिता है ओ। ओ की बहन, एम, पी माता है एम की, पी माता है एम की, ओ पिता है के का। ओ जो है किसका पिता है, के का पिता है, ठीक है। एन पुत्री है ओ की, एन किसकी पुत्री है भाई, तो एन पुत्री है ओ की, तो ओ यहाँ होगी, ठीक, और ओ यहाँ होगा, ठीक है। और ये इसकी क्या है, ओ एन पुत्री है ओ की, ठीक है, ये यहाँ होगा। हई अगर ई होगा तो हई दोनों क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त, ये दोनों हो जाए पति पत्नी, यानी ये पति होगा, ठीक है। ओ की तथा बहन है क्यू की, किसकी बहन है, बहन है क्यू की।
एन पुत्री है ओ की, एन जो है पुत्री है ओ की तथा बहन है किसकी, क्यू की, यानी एन जो है वो क्यू की क्या है, बहन है। ठीक है, तो आपको बताना है कि एम किस प्रकार क्यू से संबंधित है। क्यू से अगर हम इसको अगर दें, मेरे दोस्त याद रखिए, क्यू से तो देखिए हई भाई बहन होगा तो हई हो तो भाई होगा ना, यानी सीधा सीधा समझ लीजिए क्यू का यह क्या होगा, एम तो भाई होगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा भाई, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखिएगा इसी तरह से। अगला प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। मेरे दोस्त इस चीज़ के प्रश्न को ज़रा ध्यान से देखिएगा कि कैसे बनाते हैं। देखिए कि इसका क्या रहा है कि इसका जो लागत है उसके विक्रय मूल्य का 80%, मान लेते हैं कि इसका विक्रय मूल्य यानी एसपी जो है वो कितना है मेरे दोस्त, तो एसपी है 100। ठीक है, एसपी कितना है 100, तो लागत मूल्य क्या होगा यानी कि क्रय मूल्य क्या होगा उसका, तो क्रय मूल्य होगा 100 का 80%। ठीक है, यानी कि अब सीधा आप समझिए कि खरीदा 80 में बेचा कितना 100 में, तो लाभ इसको कितना हुआ 20 का, तो 20 बटा में 80 और इंटू में 100, चूँकि आप परसेंट निकाल दीजिए तो लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य होता है, तो 20 चौके 100 और 4 से ही कटा गया 25, यानी टोटली उसको लाभ कितने का होगा, टोटली लाभ होगा 25% का। ठीक है, तो आगे देखिएगा, आगे हमारा होगा अगला प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा होगा, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न होगा हमारा, थोड़ा सा इसको हम जूम कर ले पहले। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसके लिए सॉरी। ठीक, अब ज़रा इस चीज़ को आप देखिएगा कि प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए, लिखा है कि दिए गए सही विकल्प को चुनकर श्रृंखला को पूरा करें। तो क्या है कि 52 को 52, फिर 69, फिर 88, तो ये कर क्या रहे मेरे दोस्त, आखिर क्या सा रिलेशन पर है, तो ध्यान दीजिएगा। 52 में क्या किया कि 69 आ गया, तो 52 में 17 को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 69। ठीक है, 2 बढ़ा करके जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। ठीक है, अब 88 में जैसे 17 19, अब 88 में कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 88 में हो जाएगा 2 बढ़ा, तो 17 में 2 19, 19 में 2 21, 21 को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 9 और 2 10, यानी कि 109। मेरा आंसर कौन सा सही होगा मेरे दोस्त, 109, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, तो आगे देखिएगा अब इसी तरीके से आगे है हमारा कि आप एक अंधी महिला को सड़क पार करने की कोशिश करते हुए देखते हैं तो क्या करिएगा। ठीक है, ये प्रश्न है और इसका जवाब आपको देना है। तो क्या कीजिए जाएगा, अगर हम किसी महिला को देखिए कि वो अंधी है और वो सड़क पार कर रही है तो हम क्या कर सकते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, पहली बात, सड़क पार करने तक प्रतीक्षा करेंगे, या किसी से सहायता के लिए कहते हैं, या जाकर उसकी मदद करते हैं। तो सबसे उचित कौन सा जवाब होगा मेरे दोस्तों, सबसे उचित होगा कि हम किसी के भरोसे न रह करके हम खुद जा कर के उसकी मदद करेंगे। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि इसका उदाहरण इसका एक उदाहरण है, दूध किसका उदाहरण है। ठीक है, तो दूध जो मेरे दोस्त होता है वो इमल्शन का उदाहरण है। इमल्शन होता क्या है, तो इमल्शन होता है कि जब दो तरल पदार्थ आपस में मिलाए जाते हैं और उससे जो बनता है उसको कहा जाता है इमल्शन, यानी कि आंसर मेरा क्या होगा, दूध जो होता है, दूध में दूध होता है और फिर क्या होता है, पानी होता है। ठीक है, तो दोनों लिक्विड फॉर्म में होते हैं, यानी दो लिक्विड का जो मिश्रण होता है उसको इमल्शन कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला है कि एक पतली छोटी सुई पानी में तैर सकती है, किस कारण से भाई, तो सतही तनाव के कारण, पानी की अपेक्षा कम द्रव्यमान के कारण, कोशिका के कारण, या सुई के हल्के वजन के कारण। तो मैं बता दूं आपको, तो ये जो प्रक्रिया होती है वो पृष्ठीय तनाव के कारण होता है, यानी सतही तनाव के कारण। जल का तनाव इतना होता है कि वो छोटी सी सुई जो पतली होती है उसको टांगे रखता है, यानी उस पर वो तैरती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि लिखा है कि बिहार में लोक सेवा का अधिकार कानून कब बना था। तो मैं आपको बता दूं दोस्त, यह जो अधिकार कानून बना था, बिहार में लोक सेवा का अधिकार कानून, यह बना था 25 जुलाई। ठीक है, 25 जुलाई 2000
2011 को यह बना था और सबसे पहला जो राज्य था वो एमपी था जिसमें यह प्रक्रिया शुरू की गई थी। और बिहार में कब लागू हुआ था? तो बिहार में यह हुआ था 25 जुलाई 2011 को। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा होगा, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न होगा हमारा कि अगला प्रश्न है कि x² - 8x बराबर -16 हो तो x का मान, ये तो गुणनखंड है, ठीक है। देख लीजिए x² - 8x और उधर से माइनस से इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 16। अब ये किसका हो जाएगा भाई? तो ये सीधा सीधा बात है 4 4 के 16, यानी कि x - 4 का होल स्क्वायर होगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यानी x बराबर मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों? x बराबर हो जाएगा 4। ये होगा मेरा आंसर, क्योंकि ये स्क्वायर हट जाएगा, इधर से ये जाएगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखिएगा अगला प्रश्न को, और अगला प्रश्न क्या कहता है, किस तरीक़ा से है, वो चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न लिख लीजिएगा कि 37 + 41 = 45, ठीक है। तो 46 + 53 = 54। तो 28 + 39 का मान क्या होगा? इस चीज़ को ध्यान देखिए। 37 + 41, तो 37 + 41 जोड़िएगा तो कितना होगा मेरे दोस्त? तो जोड़िएगा तो आप देख लीजिए, जोड़िएगा तो होगा ये 78। कितना हो जाएगा? 78। और 78 मैंने 7 और 8 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? तो 7 8 को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 8 7 15, ठीक है। आप 15 में 3 से गुना करिएगा तो मेरे दोस्त कितना हो जाएगा? तो 15 3 45। इतना रिलेशन चल रहा है। इसी तरीक़ा से ये भी होगा, आप जोड़ के देख लीजिएगा, ठीक है। और उसी तरीक़ा से ये वाला होगा। तो इसी हिसाब से जब हो रहा है तो ज़रा इसको जोड़ते हैं। तो 28 और 39 को जब जोड़िएगा तो 7 6 67। अब जब इसको आप जोड़िएगा तो 7 6 कितना हो जाएगा? 13। और 13 में 3 से गुना करिएगा तो मेरे दोस्त कितना हो जाएगा? 13 3 39, यानी 39। यानी सही आंसर क्या हो जाएगा मेरा? 39, ठीक है। चलिए आगे वाला प्रश्न पर चलते हैं और अगले प्रश्न को समझिएगा कि कैसे होगा और क्या होगा, ठीक। अगला प्रश्न है कि लाल किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? ये तो सही है, ये लाल किला का निर्माण जो है यह शाहजहाँ ने करवाया था, ठीक है। उसी के टाइम में जो है स्थापत्य कला जो है सबसे सर्वोच्च थी। आगे देखिएगा, आगे है कि किसी व्यक्ति की प्रति माह आय और बचत का अनुपात 7:5 है। मैंने आय का और किसका? बचत का, ठीक है। कमाता है 7, खर्च करता है कितना? बचाता है कितना? 5, ठीक है। आय और बचत का है इतना। यदि वो 72,000 रुपये प्रति वर्ष खर्च करता है, कितना? 72,000 प्रति वर्ष, तो एक साल में ये है, ठीक है। और ये महीना का है, तो पहले महीना में कितने खर्च करते हैं वो देख लेते हैं। तो 72 में आप क्या कीजिएगा कि 12 से भाग दीजिएगा, ठीक है। 72,000 में 12 से भाग दीजिएगा तो 12 छक 72, यानी कि प्रति माह कितने का खर्च किया? तो प्रति माह खर्च कर रहे हैं 6,000 रुपया, ठीक है। एक महीना में इतना खर्च करता है। देखिए इधर से ज़रा देख लीजिएगा कि बचत कितने, खर्च कितने का है? इधर में कमाया है 7, खर्च किया है कितना? 5। कमाया 7 है, खर्च किया है, बचत किया है 5, तो बचाया कितना है? 2। यानी कि 2 बराबर कितना? तो 2 बराबर 6,000। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? तो 1 बराबर हो जाएगा 3,000 हो जाएगा। और आपको क्या पूछ रहा है? आय इसका कितना है? 700 तो 1 बराबर 3,000, तो 7 बराबर 70 21, यानी कि मेरा आंसर क्या होगा? 21,000 रुपया, ठीक है। ऑप्शन क्या सा होगा? ऑप्शन बी हमारा सही होगा, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिएगा, अगला हमारा है कि राम और श्याम भाई हैं, ठीक है। रेखा पुत्री है सरिता की, सरिता पत्नी है श्याम की। देखिएगा राम एंड श्याम जो है आपस में क्या है? भाई हैं, ठीक। रेखा पुत्री है सरिता की, सरिता पत्नी है किसकी? श्याम की। श्याम की पत्नी कौन है भाई? तो श्याम की पत्नी है सरिता, ठीक है, सरिता है। और ये जो रेखा किसकी पुत्री है? तो सरिता की पुत्री है रेखा, रेखा, ठीक है। ये पुत्री है सरिता की, ठीक। तो रेखा का राम से, तो राम सीधा है कि राम ये भाई है तो ये इसके चाचा होंगे, आंसर हो जाएगा क्या? तो राम से क्या संबंध है? तो राम से तीर छोड़िएगा तो किसको लगेगा? तो ये लगेगा, तो ये इसकी भतीजी होगी या भांजी होगी, यानी भतीजी या भांजी होगी, यानी आंसर कौन सा होगा मेरे दोस्त? आंसर होगा सी, ठीक। तो अगला प्रश्न देख लीजिएगा, अगला प्रश्न मेरा क्या होगा? तो अगला प्रश्न होगा मेरा
ध्यान दीजिएगा इसको कि अगला प्रश्न क्या होने जा रहा है। किस गवर्नर जनरल ने विलय के सिद्धांत की नीति शुरू की गई थी, यानी राज्य हड़प्पा नीति। तो राज्य हड़प्पा नीति की शुरुआत किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा, यानी ऑप्शन ए सही होगा हमारा। ठीक है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं मेरे दोस्त। देखिए ये टोटली त्रिभुज को अगर यदि गिनिएगा, जैसे गिनते हैं अभी हम, तो टोटल इसमें आपका आएगा त्रिभुजों की संख्या, जैसे इस गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ऐसे खाली खुदरा में 16 है, 16 एक बड़ा वाला 17। ठीक है, तो इसमें टोटली त्रिभुज जो है ऐसे गिनिएगा, इस तरह से गिनिएगा। ठीक है, फिर इस तरीके से गिनिएगा, ठीक, और फिर इस तरीक़ा से गिनिएगा, तो टोटल मिला के मेरे दोस्त ये हो जाता है 27 त्रिभुज होंगे इसमें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देख लीजिएगा आप। अगला प्रश्न है मेरा कि वनस्पति घी के निर्माण में क्या उपयोग किया जाता है। तो मेरे दोस्त वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है, और ये पूछा भी जाता है कि वनस्पति घी के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है हाइड्रोजनीकरण, यानी कि सही आंसर मेरा क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न मेरा क्या होने वाला है, तो अगला प्रश्न मेरा होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। तो अगला प्रश्न है मेरा कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। तो भविष्य का ईंधन मेरे दोस्त हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, क्योंकि भविष्य में जो भी चीज़ें होगी हाइड्रोजन एक ईंधन की तरह काम करने वाला है, इस पर काम चल रहा है। ठीक है, तो ये होता है, ये हाइड्रोजन होता है। आपको हम बता दें कि हाइड्रोजन में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। ठीक है, न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते, सॉरी न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। एक ऐसा यह तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, आप उनको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होते हैं। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न को देख लीजिएगा। और अगला प्रश्न मेरा है कि किस देश ने पुरुष ये करंट अफेयर है, इसको हम इसकी पढ़ते हैं। अगला देख लीजिएगा, अगला है हमारा कि 69 - 3 = 43। आखिर ये कैसे बना है मेरे दोस्त। तो आप 69 - 3 = 43, तो इसका रूल देखिए क्या है। तो 69 है जो 69, ठीक है, 69 - 3 = 43, यही है। तो ध्यान दीजिएगा, 9 6 कितना होगा मेरे दोस्त, तो 15, 15 × 3, 15 × 3, तो 15 × 3 -2, 15 3 45 और 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 43। इसी नियम पर ये भी बना है। ठीक है, तो 7 दूनी के, अब यहाँ देखिए 9 6 15 15, 7 दूनी के 7 2 9, 9 3 27, 27, 9 × 4 9 चौके 36, और 36 और -2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 34। ठीक है, उसी हिसाब से 6 5 11, 11 में 5 11 5 55, 11 5 55 और -2, तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा 53, यानी आंसर मेरा कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, तो आगे देख लीजिएगा अगला प्रश्न को। और अगला प्रश्न मेरा क्या है, ध्यान दीजिएगा इसको। अगला प्रश्न है मेरा कि भारत में रजत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है। क्या है मेरे दोस्त, तो रजत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है। तो हम आपको बताते हैं रजत क्रांति जो है यह अंडा से संबंधित है। किससे, अंडा से संबंधित है। ठीक, भूरी क्रांति जो होता है वो उर्वरक से संबंधित होता है। ठीक है, श्वेत क्रांति जो होता है वो दूध से संबंधित होता है, और रजत रेशा क्रांति जो होता है वो कपास से संबंधित होता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है मेरा कि एक शतरंज टूर्नामेंट में 8 खिलाड़ी में से प्रत्येक खिलाड़ी के पास केवल एक बार खेलेगा, टूर्नामेंट के दौरान कितने मैच खेले जाएंगे। तो इस तरह का प्रश्न जो होता है मेरे दोस्त, आप कॉम्बिनेशन का परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो 11th में चैप्टर है उसका है, और इसका हो जाएगा कि 8 में से कितने, तो 2, तो 8C2 होता है। कितना होता है मेरे दोस्त, 8C2, 8C2, ये कॉम्बिनेशन का प्रश्न है। ठीक है, इसका सॉल्व कैसे होता है, तो ये इधर से ये घटता है, तो 8 में से 2, जैसे कि ये तो पूरा फैक्टोरियल होगा कि 8 फैक्टोरियल। ठीक है, ये फैक्टोरियल का साइन होता है,
और फिर होता है कि 8 में से इसको हटा देंगे, एक तो 2 होगा, साथ में इसको घटा दिया जाएगा 2 में से, 8 में से, तो ये 6 होगा। तो ये जो लिखाया जाता है कम कर करके लिखाया जाता है। तो जैसे कि 8 जो है, 8 को लिखेंगे कैसे, तो 8 को लिखेंगे 7, 8 गुने 7 गुने 6, ठीक है, गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, यहाँ तक जाएगा। तो देखिए इसको जब हम हल करेंगे तो 8 लिखेंगे, फिर लिखेंगे कि इंटू 7, फिर लिखेंगे कि इंटू फैक्टोरियल 6, तो 6 से 6 तो कट गया, ठीक है, 2 का 2 होता है तो 2 का कट जाएगा 4, 7 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 28, यानी कि 28 मैच खेला जाएगा। आंसर कौन सा होगा, आंसर मेरा डी होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है मेरा कि एक पिता और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का योग 48 वर्ष है, जबकि पिता और उसके बेटे के बीच का अंतर 24 वर्ष है। तो पिता की उम्र उनकी बेटी से 3 गुना है, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद पिता की उम्र क्या होगी, तो देख लीजिएगा ध्यान से। दोनों का उम्र का योग कितना है मेरे दोस्त 48, जबकि पिता और उसकी बेटी के बीच का अंतर कितना है 24, यानी कि 48 24। पिता की उम्र उनकी बेटी की तिगुनी है, ठीक है। तो अंतर पहले अगर हम बात करें, चाहे देखिए बेटी अगर x है, ठीक, तो पिता कितना हो जाएगा, तो पिता हो जाएगा 3x। जाहिर सी बात है तिगुना है अगर, तो अगर पुत्री को अगर हम x मान लें तो पिता का कितना हो जाएगा, तो पिता का हो जाएगा 3x, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि एक फादर है और ये हो गई फादर, ठीक है, और ये हो गया डॉटर हो गई, ठीक है। अगर इसका हम x माने तो इसका कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 3x हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 4x, यानी कि दोनों का योग 4x, और इधर से कितना है 48, 4 से भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4 4 12, यानी x बराबर 12, ठीक है। तो पिता कितना थे, तो 12 3 36, और कई साल बाद पूछ रहे हैं मेरे दोस्त, तो पूछ रहे हैं 5 साल बाद। 36 और 5 कितना होता है, तो 36 5 होता है 41, यानी कि पिता की उम्र कितना होगी 5 साल बाद, तो 41, यानी कि आंसर क्या होगा, आंसर मेरा ए सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न को देख लीजिएगा। और अगला प्रश्न है मेरा कि अगला प्रश्न है कि बेस ग्रीनएक्स कब लॉन्च किया गया था। आपको ये बताना है कि ब्रेक्स ग्रीनएक्स कब लॉन्च किया गया था। तो ये दोस्त मेरे उस समय का करंट अफेयर था, ठीक है। ये लॉन्च किया गया था 22 फरवरी 2012 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से इसको भी आप देख लीजिएगा, हालांकि आज की डेट में इसका कोई यूज़ नहीं है। चलिए अगले आगे देखते हैं। और अगला प्रश्न मेरा होगा, इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है कि कितना डेप्थ तक जा कर के पढ़ाई करना है हम लोगों को, ठीक है। तो आप देखते रहिए और देखिए कि जिस तरीके से बनाया जा रहा है कि 1 मिनट के अंदर सारे प्रश्नों का हल किया जाना चाहिए, तभी आप परीक्षा अटेंड कर पाएंगे और एक परफेक्ट आपका बना रहेगा, ठीक है। तो आगे देखिएगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए सही विकल्प को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए, ठीक है। तो ये क्या किया गया है मेरे दोस्त, कैसे किया गया है ये, तो देखिए 9 तो है, ठीक है, चलिए 9 है भाई, 9 इंटू में 2 के पावर क्यूब, तो 9 8 72, ये हुआ, ध्यान दीजिएगा 9 8 72। फिर है 9 गुने 3 के पावर क्यूब, यानी 27 नामा कितना होता है, 27 नामा हो जाएगा 243, ठीक है। इसी तरीक़े से अगला क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, जैसे 2 का 3 का, तो की बार कितना 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, और 64 गुना कितना 9, तो 64 गुना 9 जब करेंगे मेरे दोस्त तो गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 9 चौके 36 और 9 छक 54, तो 36 54 57, यानी सीधा हो गया 576, ठीक है। तो मेरा आंसर कौन सा होगा मेरे दोस्त, तो 576, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए मेरा सही होगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न मेरा है कि 2 संख्याओं का अंतर 16 है और उनके गुणनफल का 5वां भाग 12 है। ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को। 2 संख्याओं का अंतर 16 है और उसके गुणनफल का 5वां भाग 12 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है, फिर सबसे छोटी संख्या को बताना है कि उसका क्या होगा। तो मेरे दोस्त अब ज़रा इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि 2 संख्याओं का अंतर होगा कितना 16 और उनके योग का 5वां भाग 12 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो चलिए देख लेते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि एक वो है x, ठीक है, अगर एक x है दूसरा y है,
तो अंतर कितना है मेरे दोस्त 16, ठीक है। और योग का, दोनों के योग का पाँचवा भाग यानी x प्लस वाई का पाँचवा भाग कितना है मेरे दोस्त, तो 12, यानी 12 5 60, यानी सीधा कहिए कि दोनों का योग कितना हो गया, तो दोनों का योग हो गया 60, ठीक है। यानी x प्लस वाई इक्वल टू 60। तो देखिए जोड़ने पर आ रहा है कितना 60, घटाने पर कितना आ रहा है 6, ठीक है। तो जब आगे वाले को निकालना जाता है मेरे दोस्त तो जोड़ करके 2 से भाग दे दिए, और जब पीछे वाले को निकालना होगा तो 2 घटा करके 2 से भाग दे दीजिए। जैसे घटाएंगे अगर इसमें से हम 60 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा 54, 54 में 2 से भाग दे दीजिए मेरे दोस्त, तो 2 से भाग दीजिएगा तो 27 यानी कि 27, ठीक है। तो 27 ये होगा हमारा, उनके योगफल का पाँचवा भाग 12 है, तो योगफल का पाँचवा भाग 12 है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात की करें तो सबसे छोटी संख्या मेरा हो जाएगा 60 6 54, 54/2 27, 27 होना चाहिए। दो संख्याओं का अंतर 16 है और उनके गुणनफल योगफल का पाँचवा भाग 12 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो मेरे दोस्त देखिए ये इसका आंसर जो होगा हमारे अनुसार 27 होगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन तो नहीं दिया है, ठीक, फिर भी हम एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। देख लीजिएगा आप प्रश्न को कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 16, ठीक। ओ 16 है, सॉरी हम वहाँ 6 लिख दिए थे, और यहाँ पर आया था x प्लस वाई बराबर कितना, तो x प्लस वाई बराबर आया था 60, ठीक है। जब आगे वाले का निकालना होगा यानी x का वैल्यू निकालना होगा तो जोड़ के 2 से भाग देंगे, और पीछे वाले का वैल्यू यानी y का निकालना होगा तो घटा के 2 से भाग देंगे। तो जब घटा के 2 से भाग देंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 44, और 44 में जब 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो ये हो जाएगा 22, यानी कि छोटी संख्या कितनी होगी, तो छोटी संख्या होगी 22। तो सही आंसर होगा मेरा सी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देख लीजिएगा, और अगला प्रश्न मेरा है, अगला प्रश्न है हमारा कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया संविधान में कहाँ से लिया गया है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है मेरे दोस्त जापान के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो अगला प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है हमारा कि 5 सतत सम संख्याओं का औसत 22 है, तो तीसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो तीसरी सबसे बड़ी संख्या, देखिए मेरे दोस्त, संख्याएं जो होती है वो 2 के अंतर पर लिखा जाता है, और 5 संख्या है तो देखिए अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 5 को है, तो औसत जो होता है वो बीच वाला, तो यानी तीसरा। तो तीसरा मेरा कौन सा है दोस्त, तो तीसरा मेरा है 22, ठीक है। तो 2 घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 2 घटा दीजिएगा तो 18। इसी तरीके से ये 2 जोड़ दीजिएगा तो 24, और ये 2 जोड़ दीजिएगा तो 26 हो जाएगा, ठीक है। तो पूछ क्या रहा था आपसे कि तीसरी सबसे बड़ी संख्या, तो पहली 18, दूसरी ये, तीसरी क्या होना है मेरे दोस्त 22, यानी आंसर क्या होगा 22 से होगा, ये होगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो आगे देखिएगा, आगे है कि एक निश्चित कोड भाषा में मास्टर को D16 W22 और U ये लिखा जाता है, ठीक है, U8 लिखा जाता है। तो उसी भाषा में इसके सब को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या ये किस तरह से प्रश्न बनता है, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। ये है हमारा कि आखिर ये लिखा कैसे गया है, तो इस चीज़ को अगर हम देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, लिखा है क्या कि मास्टर MASTER, ठीक है, ये ई है TER है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसमें 3 1 है, 1 में 3 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 4, यानी कि ये हो गया 4, 4 पर क्या होता है मेरे दोस्त D होता है। इसमें 13 है, 13 में 3 जोड़िएगा कितना होगा 16, तो 16 को 16 लिख दिया, यानी सीधा 1 का मान लिख रहा है, 1 का संख्या लिख रहा है। इसी तरह से 20 में 3 जोड़िएगा तो 23, 23 पर क्या होता है मेरे दोस्त, 23 पर होता है W, क्या होता है, तो 23 पर होता है मेरा W, तो W हो गया ये,
और ये 19 में 3 जोड़िएगा तो कितना होगा 22, तो ये 22 लिख दिया यहाँ पर। तो इस नियम से लिखा है, उसी नियम से हम इसको भी लिख देंगे। तो एच का होता है 8, तो 8 3 11 यानी कि के वाला होगा। और ये होता है कितना 19, 19 या 3 कितना हो जाएगा 22, तो के 22 वाला आंसर होगा, यानी ऑप्शन मेरा सी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिएगा। अगला मेरा क्या है, तो अगला मेरा होगा, तो अगला प्रश्न होगा हमारा, ध्यान दीजिएगा इसको। तो अगला प्रश्न मेरा हो जाएगा कि मानव शरीर में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये तो दोस्तों मेरे सबसे पहले देखिए, गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 46 होती है, ध्यान दीजिएगा। गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, लेकिन अगर जोड़ा पूछा जाए तो जोड़ा होता है 23, क्योंकि 23 दूनी के 46। तो पूछ रहा है कि कितने जोड़े, यानी कि 23 होता है। चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है मेरे दोस्त? चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी जो है वो 3,84,365 किलोमीटर, 3,84,365 किलोमीटर दूर है चंद्रमा पृथ्वी से। ठीक है, आगे देख लीजिएगा कि बिहार की कौन सी महिला भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई। ठीक है, तो इस प्रश्न को ज़रा ध्यान दीजिएगा कि कौन सी महिला जो है इसमें शामिल हुई थी। तो इसमें जो मेरी महिला है वो हो जाएंगी आशा सहाय। आशा सहाय जो है मेरे दोस्त उस समय आज़ाद हिंद फौज में बिहार से शामिल हुई थी। ठीक है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, ध्यान दीजिएगा। इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो है वो छत्तीसगढ़ में पड़ता है मेरे दोस्त। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिला पड़ता है, उसी में पड़ता है ये। दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो सार्थक क्रम में देख लीजिए सबसे पहले कौन आता है और कौन होगा। तो सबसे पहले मेरे दोस्त इस हिसाब से हो जाएगा फूल, बीज, पौधा, मुद्दा और फल। तो सबसे पहला नंबर पे कौन आएगा? तो सबसे पहले नंबर पर आएगा मृदा, यानी कि 4 मिट्टी। ठीक है, मिट्टी होगा तब हम क्या करेंगे, तो मिट्टी होगा तो उसमें बीज डालेंगे, यानी कि दूसरा। ठीक है, बीज जो होगा वो क्या होगा, तो बीज होगा पौधा बन जाएगा, यानी कि तीसरा। ठीक है, और जब पौधा बन जाएगा तो क्या देगा, फूल देगा। क्या देगा मेरे दोस्त? फूल, यानी कि पहला। ठीक है, और फूल होगा तो क्या होगा, फल, यानी कि पांचवा। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कि ऑप्शन कौन सा सही है और वो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 2 चौथा दूसरा तीसरा, चौथा दूसरा तीसरा पहला पांचवा, यानी ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, अब ये निम्नलिखित में से कौन विषम है, जब ध्यान दीजिएगा इसको, निम्नलिखित में कौन लगता है कि कट गया। ठीक है, तो इस तरीक़े से हमने देखा कि टोटल कि प्रश्न जो होते हैं किस तरह के आते हैं और किस तरह से आने की संभावना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और फिर अगले सेट में हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।